लास्ट क्लास में जैसा कि हमने एल नीनो के बारे में पढ़ा था, तो एक बार क्विक रिकैप कर देते हैं इसका, ठीक है। एल नीनो मैंने बताया था एक स्पेनिश वर्ड है जिसका लिटरल मीनिंग क्या होता है, लिटिल बॉय, ठीक है। इसको क्राइस्ट चाइल्ड भी बोलते हैं। द रीजन बीइंग इज इट ऑफन अराइव्ड अराउंड क्रिसमस, क्रिसमस के आसपास आते, दैट्स व्हाई इसको क्राइस्ट चाइल्ड भी बोलते हैं, ओके। एल नीनो होता क्या बेसिकली? It's a climate pattern that describes unusual warming of surface water in the eastern tropical Pacific Ocean. Let me show you the eastern tropical Pacific Ocean. This one. ये तो नॉर्मल ईयर का बनाया हुआ डायग्राम, ठीक है। ये नॉर्मल ईयर का मैप बनाया हुआ, जैसा कि देख सकते हो। नॉर्मल ईयर में तो वेस्टर्न पैसिफिक वार्म होता है, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है यहाँ वार्म पूल, ठीक है। वेस्टर्न वार्म पूल, WPP भी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, वेस्टर्न पैसिफिक वार्म पैसिफिक पूल बोलते हैं इसको, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में WPPP। और नॉर्मल ईयर में क्या होता है, वेस्टर्न पैसिफिक वार्म होता है। लेकिन जब एल नीनो ईयर आता है, जब एल नीनो ईयर आता है तो क्या हो जाता है, तो ईस्टर्न पैसिफिक क्या हो जाता है, वार्म हो जाता है। ये वाला क्या हो जाता है, वार्म हो जाता है। और वार्म होने की वजह से यहाँ पे बारिश होती है, और बारिश होने की वजह से यहाँ पे जो मछलियां हैं, जो कोल्ड वाटर की वजह से जो थ्राइव हो रही थी, ठीक है, वो खत्म हो जाती हैं। लिखा हुआ क्लाइमेट पैटर्न दैट डिस्क्राइब्स द अनयूजुअल वार्मिंग ऑफ सरफेस वाटर इन द ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन, दैट इज ETP, और अलोंग द कोस्ट ऑफ इक्वेडोर और पेरू, ठीक है। इक्वेडोर पेरू आपको पता ही है, साउथ अमेरिका में। एल नीनो इज बेसिकली अ वार्म फेज, ठीक है, ऑफ अ लार्जर फिनोमिनन कॉल्ड इंसो, दैट इज एल नीनो प्लस सदर्न ऑसिलेशन। ला नीना इज अ कूल फेज, ला नीना एक कूल फेज है ऑफ अ इंसो। ला नीना के बारे में आज हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। इट्स एन अनयूजुअल कूलिंग ऑफ, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, कूलिंग। इसमें वार्म रहेगा, एल लानीना में कूलिंग रहेगी, ठीक है, ऑफ रीजन सरफेस वाटर। एल नीनो एंड लानीना आर द ओशियन पार्ट। ये जो से वर्ड्स हाईलाइट किए हुए हैं ना, इन पे ध्यान देना, ये ओशियन पार्ट ऑफ इंसो है, ठीक है। सदर्न ऑसिलेशन लेकिन क्या है, एटमॉस्फेरिक चेंजेस, दैट इज चेंजेस इन एयर प्रेशर ओवर ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन के ऊपर एयर प्रेशर का चेंज होना, ठीक है, उसको सदर्न ऑसिलेशन बोलते हैं। और ये दोनों एक साथ आते हैं, एल नीनो और सदर्न ऑसिलेशन, ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ है, एल नीनो इर्रेगुलर साइकिल है, मतलब कोई टाइम नहीं है, स्पेसिफिक टाइम नहीं, अनप्रेडिक्टेबल है। यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि एल नीनो कब आएगा, ठीक है, पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते साइंटिस्ट। अकर साइमल्टेनियसली विद सदर्न ऑसिलेशन, एज आई टोल्ड यू। इसके बाद है सर शुद्ध भाषा परिभाषा में हमने पढ़ा था, देखो जैसे साउथ अमेरिका है, ये ऑस्ट्रेलिया। नॉर्मल ईयर में अभी आपको बताया यहाँ पे लो प्रेशर रहता है, ये वार्म रहता है, इसको WPP भी बोलते हैं, दैट इज वार्म पैसिफिक पूल बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर रहता है, ठीक है। और साउथ अमेरिका में हाई प्रेशर रहता है, कोल्ड रहता है, ठीक है। और जब सनलाइट होती है तो यूफोटिक जोन में मैंने आपको बताया था कि उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, कोल्ड वाटर न्यूट्रिएंट रिच वाटर लेके आता है नीचे से, ठीक है। न्यूट्रिएंट रिच वाटर लेके आता है तो उसके ऊपर कौन थ्राइव करते हैं, फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर कौन थ्राइव करता है, क्लैम्स। क्लैम्स के ऊपर फिशेस। फिशेस के ऊपर हम बोले तो पेरू और इक्वेडोर, ठीक है। इसमें वॉकर सर्कुलेशन सही रहती है। वॉकर सर्कुलेशन जो एयर प्रेशर का जो एक सर्कुलेशन बना हुआ ऊपर, ठीक है, इनके ऊपर, ऑस्ट्रेलिया साउथ अमेरिका के ऊपर, उसको वॉकर सर्कुलेशन बोलते हैं। लेकिन एल नीनो ईयर में क्या होता है सर, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आ जाता है हाई प्रेशर, उल्टा हो जाएगा। पहले लो प्रेशर था, अभी हाई प्रेशर हो गया, ठीक है। कूल सिचुएशन बन गई, ठीक है। तो कूल सिचुएशन बनेगी तो यहाँ पे क्या आएंगे, सूखा पड़ जाएगा, ड्रॉट्स आ जाएंगे। ड्रॉट्स आ जाते हैं ना, ड्रॉट मतलब समझते हो, सूखा पड़ जाना। और साउथ अमेरिका के ऊपर लो प्रेशर, तो यहाँ पे क्या होंगी, बरसातें होंगी, ठीक है ना। याद है ना वो लड़का लड़की का एग्जांपल बताता है, शादी से पहले शादी के बाद, तो फिशेस भी बंद हो जाएंगी, फिशेस थ्राइव होना बंद हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हमने और इसको शुद्ध भाषा परिभाषा में और एक्सप्लेन किया था कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ईस्टर्न पैसिफिक पे यानी कोस्ट ऑफ पेरू इक्वेडोर पे कोल्ड ओशन वाटर होता है। ईस्टर्न पैसिफिक ये वाली है, ये साउथ अमेरिका के साइड वाली जगह, कोल्ड ओशन वाटर होता है, गुड फॉर फिशिंग। और वेस्टर्न पैसिफिक यानी ऑस्ट्रेलिया वाले पार्ट में, इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया वाले पार्ट पे वार्म ओशन वाटर होता है, यानी प्लेंटी ऑफ रेन्स। याद रखें, एल नीनो कंडीशन में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ईस्टर्न पैसिफिक यानी कोस्ट ऑफ पेरू इक्वेडोर पे वार्म ओशन वाटर बन जाता है, ठीक है। ये याद रखना, अपने कोल्ड ओशन वाटर जो सा है ना, ये न्यूट्रिएंट रिच होगा, जो नीचे से आएगा पेलिंग की वजह से, ठीक है, जो कि फिशिंग के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन एल नीनो के टाइम पे ये वाटर क्या हो जाएगा, वार्म हो जाएगा। फिशिंग इंडस्ट्री टेक्स अ हिट,
और वेस्टर्न पैसिफिक यानी इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया वाले पार्ट में कोल्ड ओशन वाटर हो जाएगा, जिसकी वजह से वहां पे सूखा आएगा यानी ड्रॉट हो जाएगा। ओके, उसके बाद थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको। नॉर्मल ईयर में क्या होता है सर, ईस्टर्ली नाम की हवा बहती है। ईस्टर्ली ट्रेड विंड जिसको बोलते हैं, ईस्टर्ली इसलिए बोलते हैं क्योंकि इट कम फ्रॉम द ईस्ट डायरेक्शन एंड फ्लो टुवर्ड्स वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्टर्ली। इट कैरीज वार्म सरफेस वाटर वेस्टवर्ड, ब्रिंग कन्वेक्टिव स्टॉर्म्स, ठीक है, थंडर स्टॉर्म्स, ठीक है। तूफान आता है कहाँ पे, इंडोनेशिया में और कोस्टल ऑस्ट्रेलिया में। वार्म होता है ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट, तो लो प्रेशर, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, ये तो पता ही होगा आपको। तो ऑस्ट्रेलिया वाले पार्ट पे यहाँ पे क्या आती है, नॉर्मल ईयर में बरसात आती है, ठीक है। और अलोंग द कोस्ट ऑफ पेरू, पेरू की कोस्ट पे कोल्ड बॉटम न्यूट्रिएंट रिच वाटर, नीचे से कोल्ड न्यूट्रिएंट रिच वाटर जो कि अपवेलिंग की वजह से आएगा, वेल्स अप टू द सरफेस टू रिप्लेस द वार्म वाटर दैट इज पुल्ड टू द वेस्ट। वो चाय वाला एग्जांपल बताया था। ड्यू टू वार्म ट्रेड विंड्स द सी सरफेस इज वार्मर इन इंडोनेशिया देन इक्वेटर, ठीक है। The westward movement of warmer water causes the cooler water to rise up towards the surface on the coast of Ecuador, Peru and Chile, and this process is known as upwelling, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, अपवेलिंग बोलते हैं। जैसे कि पिक्चर में भी आपको बताया था मैंने, गर्म दूध में फूंक मारोगे तो नीचे से ठंडा निकलेगा, ठीक है, इसको अपवेलिंग बोलते हैं। अपवेलिंग इज अ प्रोसेस इन विच करंट्स ब्रिंग डीप कोल्ड वाटर, ध्यान रखना नीचे से आएगा, नीचे से, जैसे दूध में होता है, गर्म दूध में फूंक मारोगे तो नीचे से ठंडा आएगा, डीप कोल्ड वाटर टू द सरफेस ऑफ द ओशन, एंड अपवेलिंग इज अ रिजल्ट ऑफ विंड्स एंड रोटेशन ऑफ अर्थ। ये याद रखना, प्री का क्वेश्चन बन सकता है कि अपवेलिंग किसकी वजह से होती है, हवा की वजह से, और दूसरा रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ की रोटेशन की वजह से, एंड दिस इज नोन एज Coriolis effect and is largely responsible for upwelling in the coastal region. Okay, water that rises to the surface as a result of upwelling is typically colder, मैंने अभी आपको बताया कोल्डर होता है, और रिच इन न्यूट्रिएंट्स होता है, एंड दीज न्यूट्रिएंट फर्टिलाइज सरफेस वाटर, वो जो सतह का जल होता है यानी सरफेस वाटर होता है उसको फर्टिलाइज करते हैं, मीनिंग दैट दीज सरफेस वाटर ऑफन हैज हाई बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। ये याद रखना सर, हाई बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी होती है। और हाई बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी से क्या मतलब है आपका, अपवेलिंग एलिवेट्स कोल्ड न्यूट्रिएंट रिच वाटर टू द यूफोटिक जोन। यूफोटिक जोन मैंने आपको बताया था, अपर जोन जिसको बोलते हैं। यूफोटिक होता है, डाइफोटिक होता है, एफोटिक होता है, ठीक है। अभी आपको दिखा देंगे पिक्चर में, ये दिखाई देते हैं, फोटिक, डाइफोटिक, एफोटिक। एफोटिक नीचे वाला, जहाँ लाइट नहीं होती तो ए लग गया आगे, फोटोन के आगे, फोटोन मींस लाइट, ओके। तो हाँ, nutrient rich water to the euphotic zone, that is upper layer of the ocean. Nutrients in the cold water include, आपसे पूछ सकता है, नाइट्रेट्स होते हैं और फॉस्फेट्स होते हैं, याद रखेंगे, नाइट्रेट्स होते हैं और फॉस्फेट्स होते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। एंड द टीनी ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, कॉल्ड फाइटोप्लैंक्टन, जिनको फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं, यूज देम फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करते हैं, एंड द प्रोसेस दैट क्रिएट्स केमिकल एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस दैट क्रिएट्स केमिकल एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, एंड अदर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि क्लैम्स, वो किसको खाते हैं, प्लैंक्टन को खाते हैं, वाइल प्रीडेटर्स लाइक फिश और मैराइन मैमल्स दे प्रे ऑन क्लैम्स, ओके। सॉरी, सॉरी। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद अपवेलिंग प्रोवाइड्स फूड वैरायटी, वाइड वैरायटी ऑफ मैराइन लाइफ इंक्लूडिंग मोस्ट मेजर फिशरीज। फिशिंग इज वन ऑफ द प्राइमरी इंडस्ट्री ऑफ पेरू, इक्वेडोर एंड चिली, ये याद रखना। Some of the fisheries include anchovies, sardine, mackerel, shrimp, tuna and hake, ठीक है। मच्छी खाने का शौक हो तो आपको पता होंगे इनके नाम। उसके बाद आती है सर वॉकर सेल के बारे में। वॉकर सेल क्या है, वॉकर सेल आपको दिखाते हैं। वॉकर सर्कुलेशन, सबसे पहले ये सर्कुलेशन क्या है, ये एयर सर्कुलेशन है, हवा का जो चक्र घूम रहा है ना, उसको वॉकर नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, ठीक है। इसका नाम क्या पड़ेगा, वॉकर सर्कुलेशन, ठीक है। इट अकर्स ड्यूरिंग नॉर्मल ईयर्स, नॉर्मल ईयर्स में अकर होता है, लेकिन एलिनो ईयर में ये क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। होता क्या है, वॉकर सर्कुलेशन, वॉकर सेल जिसको बोलते हैं, इट इज कॉज्ड बाय, किस वजह से होता है, इट इज कॉज्ड बाय द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स दैट रिजल्ट्स फ्रॉम अ हाई प्रेशर सिस्टम ओवर ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, साउथ अमेरिका की साइड, एंड लो
प्रेशर सिस्टम ओवर इंडोनेशिया। वो कहता है लो प्रेशर, ये बनता किसकी वजह से? लो प्रेशर सिस्टम यहाँ पे डेवलप हो जाता है, कहाँ पे? इंडोनेशिया के ऊपर, ठीक है। जहाँ लो प्रेशर होगा, इवेपोरेशन होगी, कंडेंसेशन होगी, बादल बनेंगे, बारिश आएगी, ठीक है। तो इंडोनेशिया के ऊपर क्या कौन सा प्रेशर सिस्टम बना? लो प्रेशर सिस्टम बना, ध्यान रखेंगे। वॉकर सेल किसकी वजह से बनता है, ठीक है। और इधर साउथ अमेरिका के ऊपर कौन सा बना? हाई प्रेशर, ठीक है। सो एज यू नो दैट एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो इस तरह से सर्कुलेशन बन जाएगी, उसको क्या बोलेंगे? वॉकर सर्कुलेशन। दोबारा पढ़ेंगे, द वॉकर सर्कुलेशन also known as Walker cell is caused by the pressure gradient force that results from a high pressure system over Eastern Pacific Ocean, as I show you, and low pressure system over Indonesia. ये लाइन बाद में बढ़ते हैं। The Walker cell is indirectly related to the upwelling of the coast of Peru and Ecuador. This brings nutrient rich cold water. याद है मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बताया कि जो अपवेलिंग होती है, अपवेलिंग किन दो चीजों की वजह से होती है? इट इज कोज्ड बाय, अभी बताया यार, अभी बताया मैंने 1 सेकंड पहले, विंड की वजह से। हाँ, विंड की वजह से, और दूसरा अर्थ की रोटेशन की वजह से, ठीक है। तो वो जो विंड है, वो विंड की, उसको वॉकर सर्कुलेशन का नाम दिया, ठीक है। जैसे कि ये लिखा है, द वॉकर सेल इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द अपवेलिंग ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू एंड इक्वेडोर एंड दिस ब्रिंग्स न्यूट्रिएंट रिच कोल्ड वाटर टू द सरफेस। ये जो हवा का चक्कर चल रहा है, ये हेल्प करेगा टू ब्रिंग न्यूट्रिएंट रिच कोल्ड वाटर टू द सरफेस एंड इंक्रीजिंग द फिशिंग स्टॉक्स। क्लियर है सर? उसके बाद एक टर्म है थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन क्या टर्म है सर? खुद दूसरी टर्म है, बट आपको पढ़नी पड़ेगी। ये क्या कहता है कि अपवेलिंग होती कैसे है? जैसे ऊपर वार्म वाटर है, नीचे कोल्ड वाटर है, ये दोनों के बीच में जो लेयर है ना, बॉर्डर लाइन है, इसको क्या बोलेंगे? थर्मोक्लाइन। अब पढ़ेंगे। टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट मींस टेम्परेचर चेंज इन अ लेक और अदर बॉडी ऑफ वाटर दैट सेपरेटिंग sorry, that separating layers at different temperature. Let me show you. As you see, the cold deep water नीचे और ऊपर है वार्म वाटर लेयर, ठीक है। बीच में सेपरेटिंग लेयर है, उसको क्या बोलेंगे? थर्मोक्लाइन बोलेंगे, ओके। ये देखो सर, थर्मोक्लाइन ऊपर वार्म पूल है, वार्म पैसिफिक पूल, नॉर्मल लेयर में नीचे डीप ओशन वाटर। अब एलिनो ईयर में क्या होता है? एलिनो ईयर में क्या होता है? द नॉर्मल लो प्रेशर सिस्टम इज रिप्लेस्ड बाय द वीक हाई प्रेशर सिस्टम इन द वेस्टर्न पैसिफिक, ठीक है। वेस्टर्न पैसिफिक याद है ना? वेस्टर्न पैसिफिक ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट, ईस्टर्न पैसिफिक साउथ अमेरिका वाला पार्ट, ये दिमाग में डाल लेना, ठीक है। तो जैसा कि नॉर्मल ईयर में यहाँ क्या होता है? लो प्रेशर होता है, और इधर क्या होता है? हाई प्रेशर होता है। लेकिन एल नीनो ईयर में क्या हो जाता है सर? इसका उल्टा हो जाता है। जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे, द नॉर्मल लो प्रेशर सिस्टम, यहाँ लो प्रेशर की जगह क्या आ जाएगा? हाई प्रेशर, वीक हाई प्रेशर इन द वेस्टर्न पैसिफिक। वेस्टर्न पैसिफिक में हाई प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। दिस चेंज इन प्रेशर पैटर्न कॉजेज द ट्रेड विंड्स टू बी रिड्यूस। उस विंड्स का नाम दिया है जो वहां बहती है, ट्रेड विंड्स, ठीक है। इससे क्या होगा कि प्रेशर कम होने की वजह से, यानी हाई प्रेशर होने की वजह से ट्रेड विंड्स की भी प्रेशर में फर्क पड़ेगा। it causes the trade winds to be reduced and this is known as, and this make the Walker cell very weak, and this reduction allows the equatorial counter current, जो कि आप अपनी ओशन करंट वाली उसमें देख सकते हो पेज में, करंट अलोंग द, अभी दिखाएंगे आपको, करंट अलोंग द डोल्ड्रम्स टू accumulate warm ocean water along the coastline of Peru and Ecuador, okay. And this accumulation of warm water causes the thermocline to drop in the eastern part of the Pacific Ocean, which cuts off the upwelling of cold water. यानी जो upwelling वाली thermocline वाली लाइन थी ना, वो हो जाती है खत्म, ठीक है। तो अभी ठंडा गर्म का तो कोई चक्कर ही नहीं रहा, सब चीज क्या होगी? मिक्सअप होगी। दिस accumulation of warm water causes the thermocline to drop in the eastern Pacific Ocean, which cuts off the upwelling of cold deep ocean along the coast of पेरू, ठीक है सर। अभी आपको डायग्राम दिखाते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ये देखो सर, एल नीनो के टाइम पे बताया हुआ है
यहाँ पे वार्म वाटर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर या इंडोनेशिया के ऊपर, हाई प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। जब हाई प्रेशर होगा तो यहाँ पे क्या होंगे, सूखा पड़ेगा, यानी ड्रॉट्स आएंगे। और यहाँ वार्म वाटर होगा तो यहाँ पे क्या बनेंगे, लो प्रेशर होगा। और लो प्रेशर की वजह से क्या होगा सर, लो प्रेशर की वजह से इवेपोरेशन होगी। इवेपोरे लो प्रेशर वाली एयर क्या होती है, राइज अप होती है, राइज अप होती है तो क्या बनाएगी, बादल बनाएगी, ठीक है। इवेपोरेशन के बाद क्या होगी, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन के बाद क्या होगी, रेन होगी सर, रेन। और जब रेन आएगी सर, वर्षा आएगी, तो जो कोल्ड न्यूट्रिएंट रिच वाटर मिलता था वो नहीं मिलेगा, ठीक है, अपवेलिंग की वजह से। यहाँ पे फिशेस खत्म हो जाएंगी, यहाँ पे अपवेलिंग नहीं होगी सर, याद रखना। उसके बाद हमने पढ़ा ड्यूरिंग एलिनो ईयर, एलिनो ब्रिंग्स ड्रॉट टू द, अभी बताया मैंने आपको, ड्रॉट टू द वेस्टर्न पैसिफिक एंड रेन्स टू द इक्वेटोरियल कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड कन्वेक्टिव स्टॉर्म्स भी आ सकते हैं, तूफान भी आ सकता है, हरिकेन्स भी आ सकते हैं टू द सेंट्रल पैसिफिक। ओके, तो आई थिंक इतना मैंने करा दिया था। उसके बाद हम लोग इफेक्ट्स पढ़ रहे हैं, इफेक्ट्स पढ़ने थे, इफेक्ट्स भी शायद बता दिए थे, फिर दोबारा बता देते हैं। इफेक्ट्स क्या होंगे इसके, मतलब दुष्प्रभाव इसके क्या होंगे। द वार्मर वाटर, जो वार्मर वाटर हो जाएगा कहाँ पे, साउथ अमेरिका की कोस्ट पे, ठीक है। डिवास्टेटिंग इफेक्ट ऑन मेराइन लाइफ, बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ेगा। एग्जिस्टिंग ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू एंड इक्वेडोर, फिश कैचेज ऑफ द कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका वर लोअर, मछलियां कम पकड़ पाओगे आप, क्योंकि मछलियां जिन पे थ्राइव करती थी उनको अब धूप नहीं मिल रही है, समझ रहे हो मेरी बात। साउथ अमेरिका वर लोअर देन इन द नॉर्मल ईयर बिकॉज देयर इज नो अपवेलिंग, क्योंकि अपवेलिंग नहीं हो रही मेरे भाई, क्योंकि अपवेलिंग होगी तभी तो कोल्ड न्यूट्रिएंट रिच वाटर मिलेगा, लेकिन अपवेलिंग हो ही नहीं रही, अपवेलिंग नहीं हो रही तो वार्म वाटर मिल रहा है, ठीक है ना। तो फिशेस तो मर जाएंगी बेचारी। तो सीवियर ड्रॉट्स, यानी बहुत ज्यादा सूखा पड़ सकता है ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में, इंडिया में और सदर्न अफ्रीका में, ओके, याद रखेंगे। और बहुत ज्यादा रेन आएगी, हैवी रेन आएगी कैलिफोर्निया में, इक्वेडोर में और गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको बोलते हैं या मक्सिको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कि मक्सिको बोलते हैं। करण औजला क्या बोलता है, आज आप मक्सिको चलिए। एक्चुअली में ये इसको जो वहां के रहने वाले लोग हैं इसको मेहिको बोलते हैं, मेहिको। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड शन्ना, इसको मेहिको बोलते हैं, ठीक है। तुम वहां जाके इंटरव्यू चल रहा है तो तुम्हारे से पूछ रहे हैं, हाँ भाई एलिनो की वजह से हैवी रेन्स कहाँ पे आ रही है, तो तुम वहां फिर वो गल्फ ऑफ मक्सिको मत बोल देना, थप्पड़ मारेगा और कहेगा बेटे बाहर जाके करण औजले के गाने सुनो। आप आईएएस नहीं बन सकते, आप सिंगर के फार्म भरो, तो एक आधी एल्बम निकालो, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर कि जैसे एक गाड़ी है, आपको पता होगा उसका नाम लैम्बोर्गिनी है, वो लैम्बोर्गिनी। अभी 3-4 दिन पहले यार दोस्त के साथ जा रहा था मैं गाड़ी में, उसने गाना चलाया, वो गाना कौन सा है वो, लैम्बोर्गिनी चलाई जान दो, मतलब इतनी गंदी प्रोनाउंसिएशन उसकी कर दी, उसको लैम्बोर्गिनी बोलते हैं इसको लैम्बोर्गिनी बोल, हद है यार पंजाबी गानों की ना। तो पंजाब में वो कहते ऐसे घर, किसी घर को जैसे खंगालोगे ना पंजाब में किसी भी घर में, तो 3 तरह के बंदे मिलेंगे। एक तो होंगे सिंगर, दूसरे होंगे कनाडा जाने वाले, और तीसरे कौन से, एक तो होंगे सिंगर, दूसरे कनाडा जाने वाले, और तीसरे कौन से होते हैं, एनीवन। नहीं पता, नहीं नहीं, एडवाइस देने वाले तो सब जगह मिलेंगे, आया भी समझ, वो चिट्टा वे, समझे, वो नशे नुशे करते हैं, जो नशे वशे वाले होते हैं, नशे वाले चिट्टा चुट्टा फीम फूम खाते हैं, जो भुक्की भुक्की खाते हैं, ठीक है। तो 3 तरह के बंदे मिलेंगे आपको, वेरी रेयर चांस की कोई समझदार मिलेगा, वेरी रेयर चांस। तो 3 तो, हाँ अमली। तो इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम तो घर में रहते ही नहीं,
एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। मैं वही तो कह रहा हूँ कि बहुत रेयर होगा कि चौथी क्लासिफिकेशन मिलेगी, ठीक है। नहीं सर, हार्ड मैम मैं तो कह रहा हूँ हार्ड वर्किंग होते हैं, मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम मैक्सिमम जनरली जनरल केस बता रहा हूँ मैं आपको, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, ठीक है। अब हमारी फैमिली में अगर सीरियसली, अरे मैंने तो बोला ही नहीं सारे एक होते हैं, मैंने बोला जनरलाइज कर रहा हूँ मैं, जनरलाइज कुछ होते हैं जो अच्छे होते हैं, आप जैसे बच्चे जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, ये तो समझे मेरी बात, मतलब मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, मैक्सिमम ये केसेस ज्यादा मिलते हैं। तो अभी पीछे किसी के घर में गए, मुझसे पूछा लड़का कर रहा है कि कनाडा जाने की तैयारी कर रहा है, अरे सही है यार। तो थोड़े दूर पे गए, वो कहते क्या कर रहे हो, कह रहे सिंगर बनेगा। थोड़ी दूर पे गए, मेरा लड़का कहाँ कर रहा है, लड़का तो घर नहीं है, क्या कर रहा है, वो नशे नुशे करता है। तो इसलिए मैंने बताया एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। अच्छा ऐसे तो सिर्फ बठिंडे वाले होते हैं, बाकी नहीं। अच्छा चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ यार, मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम सीरियस हो जाते हो। तो एलिनो के इम्पैक्ट्स पढ़ते हैं, इसकी वजह से होता क्या क्या। अभी तो हमने दुष्प्रभाव पढ़े, एलिनो की वजह से होता क्या क्या। एलिनो इम्पैक्ट ऑन ओशियन टेम्परेचर, लेकिन आई विश कि ये जो पंजाब के बारे में जो भी ये धारणा है, आप इसको खत्म करें और जल्दी से क्या बने, आईएएस आईपीएस बने, ताकि हमारे देश का और हमारे इंस्टीट्यूट का नाम रोशन हो। और उसके बाद कहीं थोड़ी बहुत ही जगह हो तो हमारा नाम रोशन कर देना कहीं पे, दीपांशु सर ने पढ़ाया था, ठीक है। थोड़ा सा उसके बाद फोन वोन कर लोगे कि नहीं करोगे, कि भूल जाओगे, कहीं पता चले दीपांशु सर आ रहे हैं उधर से, अरे ड्राइवर गाड़ी आगे चलाओ। ऐसे तो नहीं करोगे, जैसे उधर से आ रहे, अरे बेटा बेटा याद है मैंने आपको पढ़ाया था, अरे ड्राइवर गाड़ी आगे चलाओ। अगर पिक करोगे तो जरूर करेंगे, पिक करोगे मतलब। अच्छा कॉल पिक करेंगे, अरे यार कैसी बात कर दी सर, पक्का करेंगे यार, कॉल तो अभी भी मैं पिक करता हूँ। ड्यूटी अपनी जगह सर, क्या बात है। एनीवेज कम टू द एल नीनो इम्पैक्ट। एल नीनो के क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। एल नीनो का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा पड़ता है ओशन के टेम्परेचर के ऊपर, समुद्र के तापमान के ऊपर पड़ता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया सरफेस वाटर होता है वो कूल हो जाता है जब नॉर्मल ईयर होता है वेस्टर्न पैसिफिक, और जब आपका एल नीनो ईयर होता है तब जो सरफेस वाटर होता है वो वार्म हो जाता है। याद है अभी बताया था, भूल तो नहीं गए, पिक्चर दिखा देता हूँ यार आपको, भूल जाते हो तुम लोग। ये बताया था ना, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, ओशियन टेम्परेचर के ऊपर। नॉर्मल ईयर नॉर्मल ईयर में वेस्टर्न पैसिफिक का सरफेस वाटर वार्म हो जाता है, और एलिनो ईयर में ईस्टर्न पैसिफिक का सरफेस वाटर क्या हो जाता है, वार्म हो जाता है। ये याद रखेंगे बच्चे। हाँ, जैसे कि कोल्ड पेरू करंट होता है, आपको पता हो अगर आपने ओशियन करंट्स पढ़े हो, साउथ अमेरिका के इधर कौन सा करंट होता है, पेरू करंट होता है, जिसको हम्बोल्ट करंट भी बोलते हैं, अगर आपको ध्यान हो, ठीक है। तो ये कोल्ड करंट होता है, ये कोल्ड करंट क्या होता है, ये वीक हो जाता है, याद रखेंगे। एलिनो के टाइम पे जो कोल्ड पेरू करंट होता है, जो साउथ अमेरिका की वेस्टर्न कोस्ट पे होता है, इक्वेडोर पेरू वाली कोस्ट पे होता है, उसको पेरू करंट बोलते हैं क्योंकि पेरू की साइड में होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये वीक हो जाता है, याद रखेंगे, एलिनो की वजह से, ठीक है, कोल्ड की वजह से, मतलब कम ठंडा हो जाता है, ठीक है। अच्छा दूसरा किस पे इम्पैक्ट पड़ता है, स्पीड एंड स्ट्रेंथ ऑफ ओशन करंट्स, उसकी स्पीड पे पड़ता है, उसकी स्ट्रेंथ पे पड़ता है, ठीक है। इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता कोल्ड पेरू करंट, ठीक है। हेल्थ ऑफ कोस्टल फिशरीज, ये तो पता ही है आपको, फिशेस को जब खाना नहीं मिलेगा तो हेल्थ तो खराब होगी मछलियों की, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, कुकर में डालो पक जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, ठीक है।
लोकल वेदर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू साउथ अमेरिका एंड बियॉन्ड, लोकल वेदर भी चेंज हो जाता है, आसपास का जो मौसम होता है ऑस्ट्रेलिया से लेके साउथ अमेरिका तक, ठीक है, के बीच में और भी आगे तक यानी इंडिया तक। ट्रेड विंड्स बिकम वीक, जो हवाएं होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। मैंने आपको बताया ना वॉकर सेल वीक हो जाता है एल नीनो के टाइम पे। तो वॉकर सेल में कौन सी हवाओं की बात हो रही है, ट्रेड विंड्स की बात हो रही है। और विंड्स की बात किस में होती थी, अपवेलिंग में होती थी। अपवेलिंग तभी तो नहीं होती, इसमें आप एक और पॉइंट भी ऐड कर सकते हो कि आपको वेलिंग अभी नहीं होती इसमें, किसमें, एल नीनो के टाइम पे। तो ट्रेड विंड्स बिकम वीक, इसके आगे इज इक्वल टू डाल के आप ये भी लिख सकते हो कि वॉकर सेल, ब्रैकेट में लिख सकते हो वॉकर सेल बिकम वीक, ठीक है। याद रहेगा, इतना समझ में आया, किसी को कोई डाउट हो इसमें? मुझे लगता है कि आई थिंक आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग। स्टिल अभी और रहता है वैसे काफी पार्ट इसका एल नीनो का, अभी आगे चलते हैं इसमें। इस यहाँ तक कुछ ना समझ में आओ तो पूछो, तो फिर आगे चलें। देवियों और सज्जनों, क्लियर है? दो तरह का क्लियर होता है, एक तो होता है क्लियर हो गया, समझ आ गया, वो तो सर क्लियर ही हो गया, साफ हो गया, वो वाला क्लियर तो नहीं आ गया। कौन से वाला क्लियर हुआ, समझने वाला क्लियर हुआ? हमारे टीचर पूछते थे, ज्योग्राफी क्लास लगती थी हमारी, मेरा ऑप्शन ज्योग्राफी था, मेरा ऑप्शन ज्योग्राफी था। मेरे टीचर का नाम था शबीर अहमद सर, बहुत ही जीनियस आदमी यार। तो वो कहते थे कि ना हमारे टीचर मतलब जीनियस थे, मतलब उनके टीचर, मतलब मेरे टीचर के टीचर बड़े जीनियस थे। वो कहते कि मैं जितना तुम्हें पढ़ा पाता हूँ उनका सिर्फ मैं आपको 10% पढ़ा पाता हूँ। वो कहते कि अगर तुम इसका 1% भी अगर सीख जाओ ना मुझसे तो आपका एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। तो सेम बात कि मेरा ये मानना है कि मैं यार, मेरा पता क्या है, जैसे सपोज करो कोई टॉपिक है, फॉर एग्जांपल एल नीनो है, ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि ना इसको ना इस तरह से पढ़ाना है कि सामने वाले को ना ABCD बिल्कुल ए से शुरू लेकर के जेड तक। अब ये नहीं कि बिल्कुल मुश्किल सी चीज समझा दी है कि बच्चे को समझ ही ना है, मैं इस तरह से समझाऊंगा कि अगर कोई 10th क्लास का बच्चा भी है ना, 10th या +2 क्लास का, उसको भी अच्छी तरह समझा दूंगा ये एल नीनो कंसेप्ट, ये चीज दिमाग में रहती है। तो क्या ना 10% है हम भी अपने टीचर के, अगर आपको 1% भी समझ आ गया तो यू कैन इजिली सेल थ्रू दिस एग्जामिनेशन। तो आई होप ये समझ आ गया हो, एल नीनो के इम्पैक्ट समझ में आ गया। ओशियन टेम्परेचर पे होता है, जैसे मैंने आपको बताया, कोल्ड पेरू करंट वीक हो जाता है, याद रखना। स्पीड और स्ट्रेंथ पे पड़ता है ओशियन करंट्स की फर्क। हेल्थ ऑफ कोस्टल फिशरीज, लोकल वेदर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू साउथ अमेरिका एंड बियॉन्ड, ओके, और ट्रेड विंड्स बिकम वीक, ओके, याद रखेंगे। उसके बाद बारी आती है लीनो के टाइम की, सर कब आता है, सर कोई टाइम बताओ, सर कोई तारीख बताओ। जैसे जो मॉनसून आता है, मॉनसून कब आता है एनीवन, मॉनसून के लिए कौन सी डेट स्पेसिफिक बताई होती है? जल्दी बताओ, इतने में तो मैंने टाइप कर देना। अरे अरे, जुलाई नहीं आता यार, जून आता है, जून। किसी बुक में 5 जून 7 जून लिखा है, किसी में जून के फर्स्ट वीक में आता है, ठीक है। वैसे अगर आप NCERT देखोगे उसमें 5 जून लिखा हुआ है, हाँ केरला में, वेरी गुड, ठीक है। तो मानसून की स्पेसिफिक डेट है। एल नीनो का टाइम क्या, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, ये चीज ध्यान रखेंगे, बट अराउंड क्रिसमस, क्रिसमस के आसपास आता है, ओके। अक्कर इरेगुलरली, कोई ये नहीं कि रेगुलर इंटरवल्स पे आएगा, एट 2 to 7 ईयर इंटरवल, कोई स्पेसिफिक नहीं है। उसके बाद बारी आती है सर, हाउ एल नीनो इम्पैक्ट द मॉनसून रेनफॉल इन इंडिया। एल नीनो का मॉनसून यानी सावन, सावन के ऊपर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है सर, ठीक है। मॉनसून के बारे में बात हो रही है कि एल नीनो का मॉनसून के ऊपर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। तो जैसे कि आपको पता होगा, इंसो वाटर सर्कुलेशन जो कि होती है ऑस्ट्रेलिया और पेरू के बीच में, इंसो बोले तो एल नीनो,
और हवा में ऊपर क्या चलती है, सदर्न ऑसिलेशन। ठीक है, सदर्न ऑसिलेशन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। मैंने याद है ना आपको बताया था, ये ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया आपका साउथ अमेरिका। तो कहते हैं जो इंसो वाटर सर्कुलेशन होती है वो इसके बीच में चलती है, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका यानी पेरू के बीच में चलती है। ठीक है, बट द विंड मूवमेंट इज पार्ट ऑफ द लार्जर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, हेंस इट अफेक्ट्स द रेनफॉल ओवर इंडिया। वो कहते हैं लेकिन ये एलनीनो की वजह से, एलनीनो तो पानी में होता है लेकिन ऊपर जो हवाएं होती हैं इसका, वो कहता है कि यानी जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होती है वो कहता है कि इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का रेनफॉल के ऊपर, भारत की रेनफॉल के ऊपर, भारत की वर्षा के ऊपर, यानी मानसून सीजन के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। कैसे? अब होता क्या है दैट वी लर्न दैट ड्यूरिंग नॉर्मल ईयर में द वार्म वाटर मूव्स टुवर्ड्स द ऑस्ट्रेलिया। वार्म पैसिफिक पूल था ना यहाँ पे, याद होगा आपको। We learned that during normal year the warm water moved towards Australia and this pool of warm water is called Western Pacific Pool। अभी मैंने बताया WPPP बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, एंड फ्रॉम WPPP that is warm Pacific, sorry Western Pacific Pool, the air rises above, जहाँ लो प्रेशर होगा वहाँ एयर क्या होगी, ऊपर राइज अप करेगी। ठीक है, एंड मूव टुवर्ड्स टू वॉकर सेल्स। ठीक है, टुवर्ड्स द पेरू कोस्ट, दिस अफेक्ट्स द रेनफॉल इन साउथ अमेरिका एंड टुवर्ड्स मैस्करीन हाई प्रेशर। अब ये नई टर्म आई है मैस्करीन हाई प्रेशर, ये क्या चीज है अभी आपको बताएंगे। मैस्करीन हाई प्रेशर जोन नियर ईस्ट अफ्रीका एंड दिस अफेक्ट्स द इंडियन ओशियन। अब आपको दिखाते हैं, पहले तो पेरू कोस्ट तो आपको पता ही है, मैस्करीन हाई प्रेशर दिखाते हैं आपको। सर ये आपका इंडिया, ये देख सकते हो आप इंडिया, ये इंडिया के नीचे इधर साउथ अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका का ये आइलैंड है, इसको मेडागास्कर बोलते हैं। और यहाँ पे मैस्करीन आइलैंड है, ये साउथ अफ्रीका का आइलैंड है मैस्करीन आइलैंड। तो यहाँ पे प्रेशर बनता है जिसको क्या बोलते हैं, मैस्करीन हाई प्रेशर। तभी इसका नाम क्या है, मैस्करीन हाई, इसको मैस्करीन हाई। वो कहते हैं जब मानसून आता है तो ये जो मैस्करीन हाई प्रेशर से, मैस्करीन हाई प्रेशर भी हेल्प करता है कि इसमें साउथ वेस्ट मानसून को इफेक्टिव बनाने में। देख सकते हो सर यहाँ से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एयर का, विंड का रूल क्या होता है, इट मूव्स टुवर्ड फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर या लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। हवा किस तरफ मूव करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर या लो प्रेशर से हाई प्रेशर, हाई टू लो। वेरी गुड। ठीक है, तो मैस्करीन हाई प्रेशर से जो हवा होती है वो मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। लेकिन एलिनो के टाइम पे ये हाई प्रेशर भी क्या हो जाता है, ये हाई प्रेशर क्या हो जाता है सर, वीक हो जाता है। जिस वजह से जो साउथ वेस्ट मानसून की जो हवाएं होती हैं वो इफेक्टिव नहीं होती, जिस वजह से हमारा मानसून क्या होता है, खराब हो जाता है। ठीक है, सावन का महीना हमारा खराब हो जाता है। तो दोबारा पढ़ेंगे एक बारी फिर से। टुवर्ड द पेरू कोस्ट जब एलिनो आता है, इट अफेक्ट्स द रेनफॉल इन साउथ अमेरिका। ठीक है, और टुवर्ड मैस्करीन हाई प्रेशर जोन नियर ईस्ट अफ्रीका, दिस अफेक्ट द इंडियन मॉनसून। ये देखो सर मैस्करीन हाई प्रेशर बना है, मैस्करीन आइलैंड है, ये रहा मडागास्कर आइलैंड। आप देख सकते हो अफ्रीका का मैप। अगर आपके पास ओरिएंट ब्लैक ना ऑक्सफोर्ड की एटलस है तो उसमें पेज नंबर है 62, जिसके ऊपर अफ्रीका का मैप है। ठीक है, देख सकते हो मैस्करीन, यहाँ मैस्करीन हाई, यहाँ हाई प्रेशर बनेगा, और इधर क्या है, इंडिया। तो एयर का आपको रूल पता है, एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इसके बाद ना मैं मॉनसून का अलग से चैप्टर करवाऊंगा तो उसमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, अभी के लिए इतना समझो। हाउ एल नीनो इम्पैक्ट द मॉनसून रेनफॉल इन इंडिया, उसी का आगे कंटिन्यू है। एल नीनो एंड इंडियन मॉनसून आर इरिवर्सिबली रिलेटेड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जब एल नीनो आएगा, जब एल नीनो आएगा तब मॉनसून क्या हो जाएगा, तब मॉनसून क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ओके, तब मॉनसून क्या हो जाएगा सर, तब पेज नंबर 62, अरे अफ्रीका का मैप है, कंटेंट में से भी पढ़ लेना चाहे। तब मॉनसून क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ठीक है, और जब एल नीनो नहीं आएगा तब मॉनसून क्या होगा, सही होगा। ठीक है, इरिवर्सिबली रिलेटेड। ठीक है, इट ब्रिंग्स ड्रॉट इन इंडिया, सूखा पड़ जाता है इंडिया में, यानी मॉनसून अच्छी तरह नहीं आ पाता। और यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है सर, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो नोट करने वाली है, दैट
नोट ऑल एल नीनो ईयर्स लेड टू ड्रॉट इन इंडिया। जरूरी नहीं है कि सभी एल नीनो वाले जो एल नीनो जब भी आए कि वो हमेशा हमेशा ड्रॉट ही लेके आए, हमेशा का हमेशा सूखा ही लेके आए, कोई जरूरी बात नहीं है। एग्जांपल 1997 1998 strong El Nino year, but there was no drought in India because of IOD, that is Indian Ocean Dipole। याद है मैंने अभी आपको टर्म बोली थी इंडियन ओशन डाइपोल, लेकिन हम इसके बारे में डिस्कस बाद में करेंगे। अभी के लिए इतना समझो कि वो कहता है कि जरूरी नहीं है कि एल नीनो जब आएगा तब सूखा पड़ेगा ही पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। वो कहता है कई बार एल नीनो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है लेकिन उस टाइम सूखा नहीं पड़ता। वो किसकी वजह से नहीं पड़ता? द आंसर इज बिकॉज ऑफ आईओडी, दैट इज इंडियन ओशियन डाइपोल। एल नीनो पे और क्या इम्पैक्ट पड़ता है मानसून के ऊपर? जाहिर सी बात है, इंडिया की आपको पता है एग्रेरियन इकोनॉमी है, ठीक है ना। सभी खेती बाड़ी पे 70% हमारी जो जनता है वो खेती बाड़ी पे निर्भर करती है। तभी आपने देखा होगा दिल्ली में अभी किसान आंदोलन चल रहा है, तो कितनी ज्यादा, अगर आप दिल्ली गए हो, आप में से कोई गया है, आप जाओगे ना वहां पे, भाई साहब किसानों के लिए जिम खोल रखे हैं, जिम, सीरियसली बता रहा हूँ मैं। वो चेस्ट वाली वो नहीं होती, मशीन होती है जो चेस्ट लाइन बनाने के लिए होती है मशीन, वो मशीनें, मतलब बड़ी बड़ी मशीनें रखी हुई हैं, जिम बनाया हुआ किसानों के लिए, सीरियसली। अगर आप जाओ ना इधर दिल्ली की तरफ जाओ, तो दिल्ली वहां से तो बीच में से तो जाने नहीं देंगे आपको, आपको इधर से निकलना पड़ेगा, नोएडा की तरफ से, गाजियाबाद की तरफ से दोबारा आना पड़ेगा। तो भाई साहब लंगर चल रहा है वहां पे सारा कुछ। तो एनीवेज, तो जैसे मैं बता रहा था कि एल नीनो इम्पैक्ट करता है इंडिया की एग्रेरियन इकोनॉमी को, एज इट टेंड्स टू लोअर द प्रोडक्शन ऑफ समर क्रॉप्स, ठीक है, जैसे कि राइस, शुगर केन, कॉटन, ऑयल सीड्स, ठीक है, एंड इट लीड टू हाई इन्फ्लेशन। यार जब आपकी फसल अगर उगेगी नहीं, सपोज करो आपकी प्रोडक्शन ही, सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, सपोज करो पहले आपकी आपकी प्रोडक्शन थी सपोज 1 टन की, ठीक है, अभी 1 टन में 1000 किलो होते हैं, ठीक है, अभी आपकी प्रोडक्शन है सपोज सिर्फ 100 किलो, ठीक है। पहले यानी पूरे दिन में आप 1 टन माल निकालते थे, अभी 100 किलो माल निकालते हो। तो जब प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो रेट हाई होगा, जाहिर सी बात है ना, रेट हाई होगा ना। तो अभी क्या कर दोगे आप, रेट हाई की, अभी तो यार प्रोडक्शन नहीं निकल रही और अभी अच्छी पैदावार नहीं हो रही, तो मैं अपनी फसलों का रेट क्या कर देता हूँ, हाई। और जब रेट हाई होगा यानी क्या हो जाएगी, महंगाई, तो इससे क्या होगी, हाई इन्फ्लेशन, और लो जीडीपी ग्रोथ तो होगी, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ तो तभी हाई होती है ना जब आपके प्रोडक्ट्स मैक्सिमम बने, ठीक है। तो लो जीडीपी ग्रोथ हुई, एज एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट टू 14% ऑफ इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो 14% कंट्रीब्यूशन देता है इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है। इतना समझ में आया एल नीनो कैसे इम्पैक्ट करता है मॉनसून रेनफॉल के ऊपर। तो आगे चलते हैं। और एल नीनो का आपसे पूछ सकता है कि एल नीनो का इम्पैक्ट इंडिया में ज्यादा देखने को कहाँ पे मिलता है। एल नीनो इम्पैक्ट विल बी फेल्ट द मोस्ट एट कहाँ पे, रेन फेड एरियाज, जो कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, जैसे कि सेंट्रल इंडिया, सदर्न इंडिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, यहाँ पे ज्यादा दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। टू बी वेरी प्रिसाइज, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटका, झारखंड एंड बिहार, ओके। राइस, सोयाबीन, ये जो सी भी खरीफ क्रॉप्स है ना, उनके ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, यानी गर्मियों वाली मॉनसून क्रॉप्स जिसको बोलते हैं, खरीफ क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। राइस, सोयाबीन, कॉटन, मेज, ज्वार, ग्राउंडनट, शुगर केन विल बी इफेक्टेड। खरीफ क्रॉप्स, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स आल्सो अफेक्टेड, ठीक है, याद रखना, आप प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है। अभी हुआ लीनो खत्म, अभी बारी आती है लानीना की। इसमें बताओ सर कोई डाउट हो तो फिर आगे चलते हैं। अभी तक इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी मैम, पूछिए, कोई डाउट है तो पूछिए, पूछिए मैम। ये क्या बात हुई, हेलो सर, सॉरी सर, समझ नहीं आई मेरे को, हेलो किसने लिखी थी और सॉरी किसने लिखी है? सर रिपीट कर दो, गलती से होगा मैसेज, अच्छा अच्छा अच्छा। यार गलती से, ये तो मेरे को समझ नहीं आती, ये लड़कियों में टैलेंट होता है कि गलती से हो गया मैसेज। अब मैं किसी को मैसेज करना है तो ऐसे गलती से कैसे हो जाएगा? अच्छा,
एनीवेज चलो पाजी पाजी रिपीट, पाजी आप एक काम करना पाजी, इसको रिपीट वीडियो को देख लेना, रिकॉर्डिंग चल रही है, रिपीट। ओके सुखा पाजी, वो देख मैसेज उससे गलती से हुआ है, दीदी को पता है कि गलती से हो गया होगा मैसेज। क्या बात है, ये हुई ना एक दूसरे को कवर करने वाली चीज है। एनीवेज कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर टॉपिक, ला नीना। जैसे कि एल नीनो वर्ड का मीनिंग क्या था? एल नीनो वर्ड का मीनिंग था सर लिटिल बॉय, छोटा लड़का। ठीक है, तो लड़के का उल्टा क्या होता है? लड़की का उल्टा क्या होता है? लड़के का उल्टा होता है लड़की। अरे ऑपोजिट, एल नीनो का उल्टा लानीना। एल नीनो का मतलब क्या था? लिटिल बॉय। ठीक है, तो सिमिलरली लानीना का उल्टा, एल नीनो का उल्टा लानीना, लानीना का मतलब क्या? लिटिल गर्ल। ठीक है, वो वार्म इवेंट था, ये क्या है सर? कोल्ड इवेंट। ठीक है, ये क्या? कोल्ड इवेंट। तो जैसा मैंने आपको बताया, जो ट्रेड विंड्स जो उसके केस में होती है, लीनो के टाइम पे होती है, वो क्या होती हैं? वीक होती हैं। ठीक है, लेकिन लानीना के टाइम पे ये स्ट्रांग हो जाती है, एक्सट्रीमली स्ट्रांग देन यूजुअल। हवाएं बहुत तेज हो जाती हैं एंड एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ कोल्ड वाटर अकर इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। ठीक है, कोल्ड वाटर की बहुत ज्यादा अक्यूमुलेशन हो जाती है, और जो जब ठंडा पानी होगा, जब ठंडा पानी होगा तो साउथ अमेरिका की कोस्ट के लिए सही चीजें हैं या गलत चीज है? द पेरू इक्वेडोर के लिए बढ़िया चीजें हैं या गलत चीज है? इज इट बेनिफिशियल फॉर साउथ अमेरिका? इज इट बेनिफिशियल फॉर पेरू एंड इक्वेडोर फिशिंग इंडस्ट्री? अरे सर मैं पूछ रहा हूँ आपसे, जब जब कोल्ड वाटर आएगा, जब एक्यूमुलेशन, जैसे लिख रहा है कि लानीना के टाइम पे एक्यूमुलेशन ऑफ कोल्ड वाटर होती है सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक। ये तो याद है ना, ईस्टर्न पैसिफिक, ये ईस्टर्न पैसिफिक है, साउथ अमेरिका की साइड में ये सेंट्रल पैसिफिक है, और ये वेस्टर्न पैसिफिक है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वाला। तो मैं पूछ रहा हूँ कि ईस्टर्न पैसिफिक और सेंट्रल पैसिफिक में जब ठंडा पानी की एक्यूमुलेशन हो जाएगी, इकट्ठा हो जाएगा, तो पेरू और इक्वेडोर के लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा? बताओ। Yes, sir. Good for fishing. Cold water, rich nutrients, nitrate, phosphate. नाइट्रेट फोस्फेट कौन खाएंगे? वो खाएंगे फाइटोप्लैंक्टन खाएंगे उनको। ठीक है, भूल गए क्या? सारा भूल गया यार, 2 मिनट में भूल गए। याद आ गया? अभी तो बताया था 5 मिनट पहले यार, है ना? तो ट्रेड विंड बिकम्स एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग देन यूजुअल एंड abnormal condition accumulation of cold water occurring central and eastern Pacific, pushing more warm water towards Asia। मतलब एशिया की तरफ वार्म वाटर चला जाएगा बहुत ज्यादा। जब वार्म वाटर जाएगा तो लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर से एयर राइज अप होगी, एयर राइज अप होगी तो इवेपोरेशन, इवेपोरेशन का कंडेंसेशन, बादल, बादल बनेंगे। तो एशिया की तरफ कौन है? इंडिया है, तो बरसात होगी, जाहिर सी बात है। और ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका अपवेलिंग इंक्रीजेस। ठीक है, एंड ब्रिंगिंग कोल्ड न्यूट्रिएंट रिच वाटर टू द सरफेस। लानीना की वजह से क्या होगा? अपवेलिंग इंक्रीज हो जाएगी, ठंडा पानी ऊपर आएगा, तो इट ब्रिंगिंग कोल्ड न्यूट्रिएंट रिच वाटर टू द सरफेस। लानीना के इफेक्ट क्या होते हैं, क्या प्रभाव होते हैं सर? टू मैनी फिशेस, मैंने आपको बताया सर, ठंडा न्यूट्रिएंट रिच वाटर, ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ कोल्ड वाटर, यानी बहुत अधिक हो जाएगी। नॉर्मली तो वैसे कम होती है नॉर्मल डेज में, लेकिन लानीना के टाइम पे एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ कोल्ड वाटर, और कोल्ड वाटर न्यूट्रिएंट रिच वाटर। तो टू मैनी फिशेस, बहुत सारी मछलियां आ जाएंगी एट पेरू कोस्ट, यानी ओवर सप्लाई ऑफ फिशेस, प्राइसेस बिकम डट चीप। सस्ती सस्ती मछलियां मिल रही हैं। जैसे कि आप पिक्चर थोड़ी छोटी हो गई है, दिख रही है सभी को, ये मच्छी बाजार में 2-3 औरतें बैठी हैं मच्छियां लेके, साउथ अमेरिका की कुछ औरतें हैं, एनीवेज ये इंडिया की हैं, बट दिख रही है, पिक्चर दिख रही है आपको? चलो नहीं भी दिख रही तो इतनी कोई खास पिक्चर नहीं है, तो इतना समझे। टू मैनी फिशेस एट पेरू कोस्ट, दैट इज ओवर सप्लाई ऑफ फिशेस एंड प्राइसेस बिकम डर्ट चीप। ठीक है, सस्ते में बिक रही है मछलियां। टू मच रेन और फ्लड ओवर ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया।
बहुत ज्यादा रेन होगी, बरसात होगी और फ्लड यानी बाढ़ आ जाएगी। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में, याद रखना, लानीना के टाइम पे। ओके, लानीना के टाइम पे दो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं। एक तो कोल्ड पेरू करंट, याद है मैंने एलिनो के टाइम पे कराया था कि जो पेरू करंट है वो क्या होता है उसमें, एलिनो के टाइम पे वीक होता है स्ट्रांग होता है? एलिनो के टाइम पे जो, हाँ, वीक होता है ना, याद है ना। तो लानीना के टाइम पे ये और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, कोल्ड पेरू करंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। जब कोल्ड करंट और ज्यादा कोल्ड हो जाएगा, जाहिर सी बात है ना, तभी यहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ फिशेज होंगी, तभी मच्छियां मच्छियां ज्यादा आ जाएंगी, है ना। और दूसरी क्या चीज स्ट्रांग हो जाएगी? ट्रेड विंड। ठीक है सर, ट्रेड विंड क्या हो जाएगी? स्ट्रांग हो जाएगी, याद रखना। कोल्ड पेरू करंट स्ट्रांग हो गया और ट्रेड विंड स्ट्रांग हो गया। अब थोड़ा सा हम डिफरेंस कर लेते हैं कि एलिनो में, एलिनो ईयर में और नॉर्मल ईयर में क्या डिफरेंस है। बहुत ही सिंपल सा है, याद रखेंगे। नॉर्मल ईयर में स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न पैसिफिक पूल, ठीक है, और एलिनो के टाइम पे क्या हो जाता है? वीक वेस्टर्न पैसिफिक पूल। याद है ना, वेस्टर्न पैसिफिक पूल ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बना रखा था, वो रेड रेड से कलर का, WPPP जिसको लिख रहे थे हम शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल ईयर में स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी ट्रेड विंड्स, लेकिन एलिनो के टाइम पे वीक हो जाएंगी। स्ट्रॉन्ग मैस्क्रीन हाई प्रेशर, जो कि मैंने आपको बताया अफ्रीका के साइड में, मेडागास्कर के साइड में, मैस्क्रीन हाईलैंड, मैस्क्रीन हाई इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि हाई प्रेशर रहता है। और एलिनो ईयर में वीकनिंग ऑफ विंड्स फ्लोइंग टुवर्ड्स मैस्क्रीन हाई, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पुश फॉर मॉइस्चर लेडन विंड्स टुवर्ड्स इंडिया। जब मैस्क्रीन हाई प्रेशर होगा, याद है ना, इधर इंडिया बनाया था, इधर मैस्क्रीन हाई प्रेशर बनाया था, तो हाई एयर मूव करके हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो समुद्र में से निकलेंगी हवाएं, तो समुद्र में क्या होंगी? मॉइस्चर लेडन विंड्स, यानी मॉइस्चर लेके जाएंगी। मॉइस्चर लेके जाएंगी, जैसे ही यहाँ पे टकराएंगी इंडिया की वेस्टर्न कोस्ट से, जैसे ही टकराएंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? बारिश हो जाएगी। तो वो कहता है स्ट्रॉन्ग पुश फॉर मॉइस्चर लेडन विंड्स टुवर्ड्स इंडिया, ठीक है। और एलिनो के टाइम पे लेकिन क्या होती है? वीक पुश टू मॉनसून विंड्स टुवर्ड्स इंडिया। नॉर्मल ईयर में अच्छी बारिश आएगी और एलिनो ईयर में तो आपको पता है लेस रेनफॉल, और यू कैन से वीक मॉनसून, मॉनसून वीक हो जाएगा। ओके, डिफरेंस एलिनो और लानीना में, इनकी टर्मिनोलॉजी में, एलिनो मींस लिटिल बॉय इन स्पेनिश, और इसका ऑपोजिट कार्ड लानीना, जिसको हम बोलते हैं लिटिल गर्ल। ओके, उसके बाद आता है कि हाउ टू गेट ओवरकम फ्रॉम एलिनो ड्रास्टिक इफेक्ट्स। एलिनो के दुष्प्रभाव से बचा कैसे जाए। आपने पहले टर्म के बारे में पढ़ा, एलिनो का मतलब क्या, उसके बाद आपने एलिनो की डेफिनेशन पढ़ी कि एलिनो से होता क्या क्या, लानीना के बारे में पढ़ा। अब आपने कहा कि सर आपने दिक्कत तो बता दी कि एलिनो की वजह से सर इंडियन मानसून बढ़िया नहीं रहता, बारिश कम रहती है। अच्छा, हमारी एग्रेरियन इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, इससे हमारा जीडीपी कम हो जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। तो सर इसे ओवरकम कैसे किया जाए? भाई बचने का रास्ता तो होगा, ठीक है ना, हर चीज का कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर होता है, याद रखना मेरी बात, ठीक है। हाउ टू गेट ओवरकम फ्रॉम एल नीनो ड्रास्टिक इफेक्ट्स। द फर्स्ट वन इज, वो कहता है कि पुअर मॉनसून ड्रॉट लाइक कंडीशन। एक तो मॉनसून जब खराब हो जाता है लीनो के टाइम पे, ड्रॉट लाइक कंडीशन, सूखा पड़ने की एक कंडीशन से आ जाती है, तो जाहिर सी बात है तब क्या होता है? कमोडिटीज प्राइसेस विल राइज, मैंने आपको बताया, स्पेशली शुगर, पल्सेस, एडिबल ऑयल, इनके दाम बढ़ जाते हैं एकदम से। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को नीड्स टू स्टॉक देम अप, ताकि काला बाजारी ना कर सके लोग, ठीक है। गवर्नमेंट नीड्स टू स्टॉक देम अप एंड पुट रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपोर्ट्स। ये नहीं कि भी हमारे देश में क्या कहते हैं किल्लत हो रही है और आप बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? रिस्ट्रिक्शन लगा देगी एक्सपोर्ट्स के ऊपर, ड्यूटी वगैरह, कस्टम ड्यूटी हाई कर देगी, ठीक है। और बिफोर ब्लैक मार्केटर स्टार्ट होर्डिंग, इससे पहले कि जो ब्लैक मार्केटिंग के जो बाशिंदे हैं वो क्या कहते हैं इकट्ठा होर्डिंग करनी शुरू करें, इससे पहले गवर्नमेंट अपने पास स्टॉक इकट्ठा कर लेगी और रिस्ट्रिक्शन लगा देगी एक्सपोर्ट्स पे। दूसरा क्या सर, फार्मर्स को आप अल्टरनेट एडवाइस दे सकते हो कि अल्टरनेट फार्मिंग स्ट्रेटेजी आप अपनाएं, ठीक है। चेंज द सीड्स एंड इरिगेशन स्ट्रेटेजी फॉर द ड्रॉट लाइक सिचुएशन। फॉर एग्जांपल, जहां सूखा है, जहां पे पानी की किल्लत है, जो सी वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स है, जैसे शुगर केन होगी, राइस होगी, ठीक है,
इन क्रॉप्स के लिए आप सपोज अगर पानी की वहां किल्लत है, अगर पानी नहीं है प्रॉपर, तो आप वहां पे ड्रिप इरिगेशन करवा सकते हो। ड्रिप इरिगेशन का नाम सुना? ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, एनीवन हैव यू हर्ड दिस टर्म्स? ड्रिप इरिगेशन ये वहीं पे होती है जहाँ पे पानी की किल्लत होती है, पानी कम होता है, ठीक है। यहाँ इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं होती। इरिगेशन फैसिलिटीज मीन्स वहाँ पे पानी की अच्छी तरह फैसिलिटीज नहीं होती, ठीक है। तो वहाँ पे ये सब इरिगेशन टेक्निक्स यूज होती है। इसके बाद आता है सर हमारा कंसेप्ट सदर्न ओसिलेशन। पहले मेरे को ये बताओ, इसमें कुछ डाउट हो तो बताओ, उसके बाद सदर्न ओसिलेशन करेंगे और फिर उसके बाद करेंगे आईओडी। लेकिन आईओडी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी इसमें बताओ कोई डाउट हो तो बताइए देवियों और सज्जनों। प्लीज प्लीज, क्लियर है? इज एवरीथिंग इज क्लियर? वाह जी वाह, सारा को सारा क्लियर है। और बाकी बच्चों को, बाकी देवियों को? एलिनो लानीना कंसेप्ट में कोई दिक्कत हो? जब मैंने आपको बार बार रिपीट करना हो कि घर जाके, मतलब घर घर में ही हो, पेपर पे जैसे सपोज क्लास खत्म होती है तो उसको पूरे के पूरे को जॉट डाउन कर लिया करो, क्योंकि जब आप लिख रहे होते हो ना तब वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप नोट्स बनाएं, साथ ही साथ नोट्स बनाएं। आपको हार्डली 15-20 मिनट लगेंगे, क्योंकि देख के लिखना ही है, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो प्लीज मेक श्योर कि इसको लिखो साथ ही साथ, ओके। उसके बाद लास्ट हमारा रह गया सदर्न ओसिलेशन। आईओडी भी रह गया, करवाऊंगा। आईओडी करवाना है, मॉनसून कराना है, पूरा क्लाइमेटोलॉजी कराना है, ठीक है। तो लास्ट कंसेप्ट रह गया आज के लेक्चर का, सदर्न ओसिलेशन। सदर्न ओसिलेशन जैसे कि मैंने आपको पहले, हाँ हाँ देवी जी बिल्कुल बिल्कुल भेजते हैं, अभी लेक्चर के दौरान ही भेज देंगे। सदर्न ओसिलेशन मींस एटमॉस्फेरिक चेंजेस। मैं सोच रहा हूँ कि आईओडी करा दूं, उसके बाद भेजूं। एक बार आईओडी करा दूं, इंडियन ओशन डाइपोल करा दूं, क्योंकि वो पूरा इकट्ठा ही है ना ये सारा कंसेप्ट। एक बार आईओडी करा दूंगा, उसके बाद फिर पीडीएफ भेज दूंगा, ओके। तो सदर्न ओसिलेशन, एटमॉस्फेरिक चेंजेस, एलिनो और लानीना कौन से चेंजेस होते हैं? ये सरफेस वाटर चेंजेस, ठीक है, याद रखेंगे। सदर्न ओसिलेशन एटमॉस्फेरिक चेंजेस दैट इज चेंज इन एयर प्रेशर। एयर प्रेशर में चेंज आ जाता है ओवर ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ईस्टर्न वेस्टर्न हेमिस्फीयर समझते हो? ये साउथ अमेरिका हो गया, ओ सॉरी गंदा सा बना दिया साउथ अमेरिका। ये साउथ अमेरिका हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया होगा, ठीक है। तो ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में प्रेशर चेंज हो रहा, ठीक है, उसको सदर्न ओसिलेशन बोलेंगे। इम्पैक्ट क्या होता है सदर्न ओसिलेशन का? इम्पैक्ट क्या पड़ता है सर? जब लो सदर्न ओसिलेशन होती है तब क्या होता है? तब मॉनसून पुअर होता है, याद रखना, जब लो होती है, ठीक है। स्मॉल प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिकल ओशन ऑफ ईस्टर्न वर्सेस वेस्टर्न हेमिस्फीयर, एसोसिएशन विद एल नीनो, ठीक है। मतलब एल नीनो आता है तब, हेंस द नेम इंसो, दैट इज एल नीनो सदर्न ओसिलेशन। सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक, इट्स सदर्न नॉट सोदर्न। वीक ट्रेड विंड्स वीक पड़ जाती हैं। और लास्ट थिंग इज पुअर मानसून, मानसून बहुत खराब हो जाता है। लेकिन जब हाई सदर्न ओसिलेशन होती है तब क्या होता है? हायर प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, इट इज एसोसिएटेड विद लानीना। जब हाई सदर्न ओसिलेशन होता है तब ये लानीना के साथ एसोसिएट करता है, और स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और जब स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स होगी तब मानसून क्या होगा? बढ़िया होगा, गुड मानसून होगा, याद रखेंगे। दोबारा से बता देते हैं इम्पैक्ट क्या पड़ता है सदर्न ओसिलेशन। सदर्न ओसिलेशन दो तरह की, लो सदर्न ओसिलेशन, हाई सदर्न ओसिलेशन। लो सदर्न ओसिलेशन का मतलब क्या? एल नीनो आ गया, याद रखना, यानी प्रेशर जो था वो लो प्रेशर हो गया, एल नीनो के साथ एसोसिएटेड है। स्मॉल प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिकल ओशन ऑफ ईस्टर्न वर्सेस वेस्टर्न हेमिस्फीयर एसोसिएटेड विद एल नीनो, तभी करके इसका नाम क्या है? इंसो एल नीनो सदर्न ओसिलेशन। इंसो बोलते हैं इकट्ठा, इनको साइमल्टेनियसली इन दोनों टर्म्स को जोड़ लेते हैं हम।
वीक ट्रेड विंड्स हो जाती हैं, पुअर मॉनसून हो जाता है, याद रखेंगे। लेकिन अगर हाई सदर्न ऑसिलेशन है उस केस में देयर इज अ हायर प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, इट इज एसोसिएटेड विद ला नीना, याद रखेंगे। स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स और गुड मॉनसून, ओके। और सदर्न ऑसिलेशन को मेजर करने का तरीका क्या है? वी मेजर द सदर्न ऑसिलेशन बाय ऑब्जर्विंग द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन तहीती, तहीती कहाँ पे है? ये रहा सर, ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ये इधर ऑस्ट्रेलिया, ये पेरू है, पेरू के बीच में तहीती है, और ये इधर ऑस्ट्रेलिया है, ये देख लो। ऑस्ट्रेलिया की इधर क्या? डार्विन, ऑस्ट्रेलिया में है, सॉरी, डार्विन। Okay, we measure southern oscillation by observing the pressure difference between Tahiti, that is French Polynesia, and Darwin in Australia. इनके बीच के प्रेशर डिफरेंस को मेजर करते हैं, डार्विन और तहीती। ओके, तो उससे क्या होता है? सदर्न ऑसिलेशन मेजर हो जाती है, ठीक है। प्री को क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछ सकता है किन दो लोकेशन के प्रेशर डिफरेंस को मेजर करके सदर्न ऑसिलेशन के बारे में पता चलता है? द आंसर इज तहीती एंड डार्विन। ओके, हाँ, तो अभी बताइए सर, इसमें कोई डाउट है तो? सदर्न ऑसिलेशन हो गया हमारा। एटमॉस्फेरिक चेंजेस है, चेंज इन एयर प्रेशर, लो होगा तो एल नीनो होगा, हाई होगा तो ला नीना होगा, बस सिंपल सी बात है। इसमें सर और मैम इसमें कोई डाउट हो तो बताइए, अरे बोलो यार, सो दैट वी विल वाइंड अप द क्लास एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, अरे वाह, तो आई थिंक बच्चों को क्लियर हो चुका है। फिर भी जिनको नहीं क्लियर होगा, हम लोग जब हमारी लास्ट फाइनल हमारा टच देंगे, जब हम इंडियन ओशन डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे, तो एक बार फिर से हम दोबारा से रिकैप कर देंगे ताकि आपको और अच्छी तरह हो जाए। बट प्लीज मेक श्योर कि आप इसको जॉट डाउन जरूर करो, पेपर पे जरूर लिखो, नोट्स बनाओ, ठीक है, नोट्स बनाओ, अदरवाइज ऐसे ही रह जाएगा, आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला काम रह जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक दैट्स एंड फॉर द टुडेज लेक्चर। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जैसे भी होगा आपको अपडेट कर देंगे, ओके।